आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चर प्रिजर्वेशन या स्ट्रेन प्रिजर्वेशन। जब भी हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैब में कल्चर करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं और हमें जो है उसको काफ़ी टाइम तक अपने पास रखना होता है, उस पर काम करना होता है, तो हम चाहते हैं कि उसमें कोई म्यूटेशन भी ना हो और उसकी जो है ना वो कंटामिनेशन भी ना आए उसमें। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसकी प्रिजर्वेशन करते हैं। इसको हम लोग कल्चर प्रिजर्वेशन या स्ट्रेन प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मेंटेन करते हैं माइक्रोबियल सेल्स को, जो है एक वायबल, जेनेटिकली स्टेबल और अनकंटामिनेटेड स्टेट में फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है। और जो इसका ये हम कैसे करते हैं, इसका जो गोल होता है, प्राइमरी गोल, वो ये होता है कि या तो हम स्टॉप कर दें या हम स्लो डाउन कर दें मेटाबॉलिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को, ताकि जो माइक्रोब्स है ना वो ग्रो भी ना हो, म्यूटेट भी ना हो और उनकी डेथ भी ना हो। प्रिजर्वेशन जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन और एक होती है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। अब हम शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन को देख लेते हैं। जो शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन होती है ना उसको हम लोग मेंटेनेंस भी बोलते हैं। अब उसमें जो पहला मेथड होता है वो होता है सब कल्चरिंग का। तो जो शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन होती है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टाइम टू टाइम, या आप इसको पीरियडिकली भी बोल सकते हो, उसको जो है हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं फ्रेश कल्चर मीडियम में। लाइक एक जो है आपके पास कल्चर है, एक पेट्री प्लेट है, उसमें एक कल्चर पड़ा हुआ है आपके पास, और आप उस कल्चर को उठा के फ्रेश मीडियम में आप उसको जब ट्रांसफ़र करोगे तो वो फ्रेश कल्चर कहलाएगा जब उस पर ग्रो हो जाएगा। तो ताकि जो है ना हम मेंटेन कर सकें उनकी वायबिलिटी। और जो है ये एक सिंपल और इनएक्सपेंसिव मेथड है, लेकिन सब कल्चरिंग अगर आप बार बार करोगे तो उससे कंटामिनेशन का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है और जेनेटिक और फिनोटाइपिक चेंजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से हम जो है ना सब कल्चरिंग को लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन में नहीं काउंट करते। ये सूटेबल नहीं होता लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए। ये जस्ट आप जो है अगर आपको एक वीक तक चाहिए एक फ्रेश कल्चर तो आप सब कल्चरिंग कर सकते हो उसकी। शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन में दूसरा जो मेथड है वो है रेफ्रिजरेशन। इसमें क्या होता है कि आप एगार स्लांट या एगार स्टेप्स जो होते हैं ना उनको आप फ्रिज में रख देते हो 0 या 4 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि उनका जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो रिड्यूस हो सके। अब एगार स्लांट क्या होते हैं कि जो ऐसा समझें जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं ना उनमें आप मीडिया डाल देते हो और उनको इंक्लाइन पोजीशन में अगर आप ऐसे करके रख देते हो ना तो वो स्लांट कहलाते हैं, और उनमें जो है आप मतलब कल्चर लगा सकते हो और लाइक इनोकुलेशन कर देते हो तो वो एगार स्लांट बन जाएंगे। और जो है वो स्टेप्स जो हैं वो तब जब आप जो ट्यूब है आपके पास उसमें जब आप वायर लूप से उसको थोड़ा सा स्टेप करोगे कल्चर या इनोकुलेशन करते वक्त, तो जो है उसको आप स्टेप बोलोगे। तो इन दोनों में ही इनोकुलेशन होती है। ठीक है। और ये जो है वो फ्रिज में आप रख सकते हो इतने टेम्परेचर पे, ताकि उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है वो रिड्यूस हो सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ये भी एक जो है वो मेथड है शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन का। अब आते हैं लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए, या लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन को हम लोग स्टोरेज भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन यूज़ होता है मास्टर कल्चर्स के लिए। ये वो कल्चर्स होते हैं जिनको स्टेबल हमें रखना होता है ईयर्स तक। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन को यूज़ करते हैं। अब उसमें सबसे पहला जो है मेथड वो है क्रायो प्रिजर्वेशन का। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन मेथड में। क्रायो प्रिजर्वेशन को ना हम लोग डीप फ्रीजिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कल्चर्स को हम लोग प्रिजर्व करते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे, जैसे कि -196 डिग्री सेल्सियस पे इन लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन में हम इतने टेम्परेचर पे उन्हें रखते हैं ताकि वो अलाइव रहें और उनको हम लोग बाद में यूज़ कर सकें। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। इसके स्टेप्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं एक क्रायो प्रोटेक्टेंट। क्या होता है कि इतने लो टेम्परेचर्स पे अगर आप जो है वो बैक्टीरियल सेल को रखोगे तो, या कोई भी आप सेल्स रख रहे हो तो उनमें जो है ना आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्रायो प्रोटेक्टेंट का यूज़ करेंगे। क्रायो प्रोटेक्टेंट जैसे कि DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड या ग्लाइसरोल आप यूज़ कर सकते हो, ताकि सेल्स को आप प्रोटेक्ट कर सको। उसके बाद आप सेल्स को जो है वो स्लोली या रैपिडली फ्रीज़ कर दोगे, और उनको जो है स्टोर करना होता है लिक्विड नाइट्रोजन में एट 196 डिग्री सेल्सियस पे।
नंबर सेकंड पे आता है हमारे पास लायोफिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि कल्चर को आपने फ्रीज़ करना है, उसके बाद ना वैक्यूम के ज़रिए आपने उसका वाटर रिमूव करना है थ्रू सब्लिमेशन। इस सब्लिमेशन क्या होता है कि जिसमें आइस जो है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो, ठीक है, मतलब वाटर नहीं आएगा, लिक्विड स्टेट नहीं आएगा, आइस जो है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगी। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि एक ड्राई पाउडरी पैलेट मिलेगा आपको एक सील्ड ग्लास एम्प्यूल में। अब 4 पे आता है मिनरल ऑयल ओवरले। इसमें क्या होता है कि जो आपके एगार स्लांट हैं या स्टेप्स हैं ना, उनमें आप एक लेयर लगा देते हो लिक्विड पेट्रोलेटम या पैराफिन ऑयल जिसे आप बोलते हो, या मिनरल ऑयल भी बोल सकते हो। तो एगर स्लांट या स्टेप में आप एक लेयर डाल देते हो इस लिक्विड मिनरल ऑयल की। इससे क्या होगा कि ये प्रिवेंट करेगा डिहाइड्रेशन को और लिमिट कर देगा ऑक्सीजन सप्लाई को, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है ना वो डोरमेंट स्टेट में चले जाएंगे। जो है लास्ट जो है वो ग्लाइसरोल स्टॉक है। इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं बाय मिक्सिंग देम विथ ग्लाइसरोल, ठीक है। ग्लाइसरोल ब्रोथ बनाते हैं हम लोग, उसमें जो है ये कल्चर माइक्रोबियल कल्चर आप रखोगे और जो है उनको स्टोर कर दोगे -80 डिग्री सेल्सियस पे। अब इससे क्या होगा कि क्योंकि वो ग्लाइसरोल प्रेजेंट है उधर, तो वो प्रिवेंट करेगा आइस क्रिस्टल्स को, जिससे जो है वो डैमेज नहीं होगा सेल्स को और वो अलाइव रहेंगे।